गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं आईटी ज्ञान। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा हायरार्की के बारे में और जो डीबीएमएस क्या होता है हमारा उसके बारे में। तो शुरू करते हैं इसमें। देखिए, फर्स्ट टॉपिक है हमारा हायरार्की ऑफ डेटा। मतलब डेटा है उसका जो अनुक्रम है, मतलब एक डेटाबेस, एक डेटा है, डेटा से लेकर और डेटाबेस बनने तक का जो भी प्रोसेस होता है वो किस प्रकार होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबसे छोटे रूप में लिखा है बिट्स। बिट्स के बाद में फील्ड्स, फिर रिकॉर्ड्स, फिर फाइल्स और फिर डेटाबेस। ये क्रम है कि किस प्रकार एक छोटी सी डेटा, एक छोटा सा जो बिट होती है वो किस प्रकार एक डेटाबेस का रूप ले लेती है। यही इसकी हायरार्की या अनुक्रम इसको बोल सकते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बिट को लेते हैं कि बिट क्या है। तो देखिए, बिट जो है वो डेटा प्रतिनिधित्व की सबसे छोटी इकाई होती है। इसका मान 0 अथवा 1 हो सकता है। अर्थात आप कंप्यूटर है, उसके अंदर जो मेमोरी होती है, तो मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। ठीक है। तो शुरुआत है कंप्यूटर में मेमोरी में स्टोरेज होने की, वो बिट से शुरुआत होती है। तो हम कुछ भी स्टोर करते हैं वो बिट के रूप में स्टोर होता है। और बात करें अगर हम यहाँ पर डीबीएमएस की या डेटाबेस की, तो बिट है वो डेटा को रिप्रेजेंट करने की सबसे छोटी यूनिट है। उसके बाद आती है फील्ड्स। तो जो बिट होती हैं, ये बिट ही मिलकर, मतलब एक ग्रुप बनाकर, एक समूह बनाकर और फील्ड का रूप ले लेती है। या आप कह सकते हो कि बिट अथवा जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके समूह को फील्ड कहते हैं। और ये जो फील्ड होती है ये किसी भी एंटिटी, अब ये एंटिटी क्या होता है, तो बिट है, ये फील्ड है कि किसी भी एंटिटी की विशेषता को दर्शाती है। एंटिटी क्या है कि आप जो कुछ भी देखते हो अपने चारों ओर, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, मतलब कोई वस्तु हो सकती है, कोई पर्सन मतलब व्यक्ति हो सकता है, प्लेस हो सकता है और कोई इवेंट हो सकता है। जो कुछ भी आप अपने चारों ओर देख सकते हो, देखते हो, वो सब एंटिटी है। मतलब वास्तविक दुनिया का एक स्वतंत्र ऑब्जेक्ट ऐसा जिसका आप वर्णन कर सको, जिसकी खुद की विशेषताएं होती हैं, वह एंटिटी कहलाता है। और उस एंटिटी की जो विशेषताएं होती हैं उसे फील्ड कहते हैं। अगली बार आती है रिकॉर्ड्स की। तो फील्ड अथवा एट्रीब्यूट्स, इनके समूह को रिकॉर्ड कहते हैं। और एक रिकॉर्ड किसी एंटिटी का वर्णन होता है, क्योंकि जब आप किसी एंटिटी की जो विशेषताएं होती हैं, फील्ड्स होती है उसकी, उन सबको मिला देते हो तो मिलकर एक रिकॉर्ड बनता है जो उस एंटिटी की विशेषता को दर्शाता है। फोर्थ नंबर पे आता है फाइल्स। तो फाइल्स है, ये रिकॉर्ड्स का समूह होता है। जो भी रिकॉर्ड आप बनाते हो उन रिकॉर्ड्स के समूह को, या एक जैसे रिकॉर्ड होते हैं उनके समूह को फाइल कहते हैं, या रिलेशन भी आप इसको बोल सकते हो। तो देखा कि किस प्रकार बिट से फील्ड बनी, फील्ड से रिकॉर्ड्स बने, और एक जैसे रिकॉर्ड्स का जब ग्रुप बन जाता है तो उसको फाइल कहा जाता है। उसके बाद आते हैं डेटाबेस पर। तो अंतर संबंधित फाइलें अथवा रिलेशन के समूह को डेटाबेस कहते हैं। एक डेटाबेस किसी संगठन की प्रासंगिक जानकारी हो सकती है। मतलब जो भी फाइल्स होती हैं या रिलेशन होते हैं वो जब एक दूसरे से संबंधित होते हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी उसमें संग्रहित हो जाती है, तो उसको एक डेटाबेस का रूप दे दिया जाता है। वो सारी फाइलें, वो रिलेशन मिलकर डेटाबेस का निर्माण करते हैं।
अब बारी आती है मैनेजमेंट सिस्टम की, क्योंकि हम DBMS पढ़ रहे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस क्या है? एक तरह से जानकारी का समूह है। और मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन, और सिस्टम होती है एक प्रणाली या एक तंत्र। तो मैनेजमेंट सिस्टम एक प्रबंधन प्रणाली, नियमों का एक समूह होता है जिसके द्वारा डेटाबेस को बनाने, उसको व्यवस्थित करने और जब भी आवश्यकता हो उसमें बदलाव करने की, तो उसमें वह सहायता करता है। मतलब एक मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS जो है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक ऐसी प्रणाली है जिसकी सहायता से आप किसी डेटाबेस को बना सकते हो और आवश्यकता के अनुसार उसमें बदलाव कर सकते हो, उसको व्यवस्थित कर सकते हो और आवश्यकता होने पर उससे सूचनाएं प्राप्त भी कर सकते हो। तो ये देखा हमने कि डेटा हायरार्की, डेटा का जो अनुक्रम है, किस प्रकार बिट से लेकर और डेटाबेस बनता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। अब देखते हैं कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसके लक्ष्य क्या होते हैं, मतलब क्यों बनाते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। तो पहला आता है कि किसी निकाय की जानकारी संग्रहित करना। निकाय अर्थात यहाँ पर किसी संगठन के बारे में जानकारी संग्रहित करना एक DBMS का पहला लक्ष्य होता है। यहाँ पर ये निकाय, मान लीजिए कोई स्कूल हो सकती है, कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है, ठीक है, कोई फर्म हो सकती है, तो उसके बारे में जानकारी या सूचनाएं संग्रहित करने का काम है वो DBMS में होता है। दूसरा आता है डेटाबेस में जानकारी संग्रहित करने का सुविधाजनक तरीका प्रदान करना। DBMS होता है, इसकी सहायता से आप किसी भी डेटाबेस में आसानी से और सुविधाजनक रूप में जानकारी है वो संग्रहित कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेटाबेस से कुशलतापूर्वक जानकारी प्राप्त करना। मतलब आपने डेटाबेस बनाया, उसमें जानकारी संग्रहित कर दी, लेकिन जो DBMS होता है वो जब भी आपको आवश्यकता होती है, क्योंकि जानकारी संग्रहित हम करते हैं ताकि हमें आवश्यकता होने पर वापस वह प्राप्त हो सके, तो DBMS आपकी इसमें सहायता करता है। डेटाबेस से जानकारी को सुगमतापूर्वक प्राप्त करने में DBMS आपकी सहायता करता है। नेक्स्ट है डेटाबेस में संग्रहित जानकारी की सुरक्षा करना। DBMS आपको ऐसी सुविधा प्रदान करता है जिसके द्वारा आप उचित प्रतिबंध लगाकर, जैसे प्रतिबंध हम आगे पढ़ेंगे, इनके बारे में कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्राइमरी की है, यूनिक प्रतिबंध है इत्यादि, नोड नल है। तो ये कुछ प्रतिबंध होते हैं। तो प्रतिबंध लगाने से क्या है कि आप अपने डेटाबेस के अंदर जो जानकारी संग्रहित होती है उसको नियंत्रित कर सकते हो। साथ में उन प्रतिबंधों के लगने पर जो डेटा की इंटीग्रिटी होती है, एकात्मकता होती है, तो उसकी अद्वितीयता होती है किसी भी डेटा की, वो बनी रहती है, जिससे सुरक्षा प्रदान होती है एक डेटाबेस को। लास्ट DBMS का लक्ष्य है कई उपयोगकर्ताओं द्वारा समानांतर उपयोग करना। मतलब फाइल सिस्टम में हमने देखा कि वह एक सिंगल यूज़र सिस्टम था, अर्थात एक समय में एक ही उपयोगकर्ता फाइल सिस्टम का उपयोग कर सकता है, लेकिन DBMS में ऐसा नहीं है। DBMS की सहायता से जो आपने डेटाबेस निर्माण किया होगा उसमें आप एक समय में एक से अधिक उपयोगकर्ताओं द्वारा कार्य कर सकते हो, और वो भी अलग अलग प्रकार से, क्योंकि एक समय में उपयोगकर्ता है वह उसमें कई उपयोगकर्ता उसको काम में ले रहे हैं डेटाबेस को DBMS की सहायता से, तो उसमें सभी उपयोगकर्ता अपना अलग अलग कार्य कर सकते हैं। मतलब उनमें से एक जोड़ने का काम भी कर सकता है, उसी के साथ में दूसरा डेटा में चेंजेस करने का काम भी कर सकता है, डेटा को हटाने का काम भी कर सकता है, डेटा को प्राप्त करने का कार्य भी कर सकता है। मतलब कई उपयोगकर्ता एक साथ में डेटाबेस का उपयोग कर सकते हैं। ये हो गए DBMS के लक्ष्य। अब देखते हैं DBMS के लाभ। DBMS के लाभ में सबसे पहला लाभ है इसका डेटा रिडंडेंसी को हटाना।
तो डेटा रिडंडेंसी क्या होता है वो ये हमने फाइल सिस्टम में देखा कि जब एक ही डेटा एक से अधिक स्थानों पर एक फाइल में संग्रहित होता है तो डेटा रिडंडेंसी हो जाती है, डेटा की पुनरावृत्ति होती है। जबकि डीबीएमएस में ऐसा नहीं है। डीबीएमएस में कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं जिनके कारण जो डेटा है एक बार संग्रहित हो गया तो पुनः वह डेटा संग्रहित नहीं होगा। डेटा यूनिक रहेगा, अद्वितीय रहेगा, जिससे रिडंडेंसी की समस्या नहीं आएगी। दूसरा आता है डेटा शेयरिंग। मतलब आप एक डीबीएमएस पर कार्य करते हुए जो आपकी जानकारी है उसको साझा कर सकते हो, नेटवर्क के ऊपर कर सकते हो, दूसरे कंप्यूटर पे आप उसको कर सकते हो। तीसरा आता है डेटा इंटीग्रिटी। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध हैं जिनसे सुरक्षा होती है डेटाबेस की, और इससे डेटा की जो इंटीग्रिटी है, एकात्मकता है, वो बनी रहती है। फोर्थ आता है डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब है डेटा की स्वतंत्रता। मतलब जब भी आप डेटाबेस को काम में लेते हो तो आपका जो डेटाबेस है वो आप जब काम में लेते हो तो वह भंडारण के विवरण से अलग रहता है। अर्थात किसी ने डेटाबेस बनाया, उसमें जानकारी संग्रहित की, तो आप जब उस जानकारी को देखना चाहते हो, कुछ सूचनाएं प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको संपूर्ण जानकारी देखने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको जो जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हो केवल वही जानकारी आपको दिखाई देती है। इससे डेटा है वो इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। ठीक है। पांचवा आता है कुशलता पूर्वक डेटा एक्सेस करना। डीबीएमएस की सहायता से जो डेटा एक्सेस है उसको आसानी से कर सकते हैं, सूचनाएं हैं वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जो डेटा का रिट्रीवल होता है वो आसान तरीके से होता है। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस के अनुप्रयोग, मतलब डीबीएमएस है उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे पहला आता है बैंकिंग सेक्टर में। तो बैंकिंग के अंदर जितने भी लेन देन होते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, वह सारे एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं बैंकिंग के, बैंक के, तो उन सब का जो अकाउंट्स होते हैं उनको संभालना, उनकी जो लेन देन का विवरण है उसको संग्रहित करना, तो ये जो सूचना होती है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज हो जाता है, तो उसको व्यवस्थित करने का काम है, हर तरह के कार्य उसमें करने होते हैं, वो डीबीएमएस के द्वारा किए जाते हैं। सेकंड है एयरलाइंस। तो एयरलाइंस के अंदर, अब यहाँ पर एयरलाइंस की बात आई है तो एयरलाइंस के अलावा देखो रेलवे भी हो सकता है, या जो बस सिस्टम होता है वो भी हो सकता है, लगभग सब में एक जैसा ही है। तो इनके अंदर जो पैसेंजर्स होते हैं उनका रिजर्वेशन करना, आरक्षण करना, उनका टिकट्स वगैरह बुक करना, शेड्यूल्स मतलब जो समय सारणी होती है उसको व्यवस्थित रखना, प्रबंधित रखना, और जो अवेलेबिलिटी होती है, उपलब्धता होती है कि कितनी सीटें बुक हो गई है, कितनी बाकी है, तो ये सारी जानकारी संग्रहित करने का काम है। और एक दूसरी जगह पर पहुंचाने का जो काम है, डेटा शेयर करने का जो काम है, वो सारा डीबीएमएस के द्वारा किया जाता है। थर्ड आता है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी है, चाहे वो कॉलेज हो सकता है, स्कूल हो सकती है, वहाँ पर विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करना, पंजीकरण करना उनका, साथ में एग्ज़ाम के बाद में उनका रिज़ल्ट तैयार करना। तो इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा, डेटा का अमाउंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो उन सबको मैनेज करने का काम है, स्टोर करने का काम है, वो सब रिज़ल्ट तैयार करने का काम है, डीबीएमएस के द्वारा किया जाता है। फोर्थ आता है सेल्स, मतलब बिक्री के अंदर। कोई भी कंपनी होती है वो अपनी बिक्री है तो उसके जो कस्टमर होते हैं, ग्राहक होते हैं, उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो उनकी परचेजिंग होती है, ख़रीद होती है, उन सब का विवरण रखने के लिए डीबीएमएस काम में लेते हैं। फिफ्थ है कंस्ट्रक्शन। जो भी निर्माण कार्य होता है कहीं पर भी, तो निर्माण कार्य में जो उत्पादन हो रहा है, जो रॉ मटेरियल काम में आ रहा है, कच्चा माल जहाँ से आ रहा है, उसका हिसाब रखना। ऑर्डर, मतलब जो भी ऑर्डर दिए गए हैं, जो भी जो बायर्स हैं उनके द्वारा, ख़रीदार जो होते हैं उनके द्वारा उनका विवरण रखना।
और सप्लाई चेन, जो आपूर्ति श्रृंखला होती है, कहाँ कहाँ पे सप्लाई करना है, कितना सप्लाई करना है, ये सब जानकारी संग्रहित करने का काम DBMS करता है। और लास्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स मतलब मानव संसाधन, जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं काम करने वाले किसी भी कंपनी के अंदर, तो उन एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखना, उनकी जो पेमेंट्स या सैलरी होती है उनका रिकॉर्ड रखना, जो टैक्सेस होते हैं, टैक्स डिडक्शन जो होता है, कर की कटौती होती है, तो ये सारी जानकारी संग्रहित करने का काम है। ये एक डेटाबेस में होता है और उसको मैनेज करने का काम है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा किया जाता है। और लास्ट हमारा आज का टॉपिक होगा एग्जांपल्स ऑफ DBMS के उदाहरण। तो DBMS क्या है? एक तरह से एक सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा डेटाबेस को मैनेज किया जाता है और ये विभिन्न कंपनी है उनके द्वारा बनाया जाता है, जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां हैं। तो यहाँ पर ये दो तरह के हैं, तो जो कॉमर्शियल होते हैं जिनको काम में लेने के लिए आपको एक निश्चित भुगतान करना होता है, पेमेंट करना होता है, और कुछ फ्री होते हैं, ओपन सोर्स होते हैं जिनको आप फ्री में का उपयोग में ले सकते हो। तो देखिए वाणिज्यिक DBMS या जो कॉमर्शियल DBMS हैं, इस साइड में उनकी कंपनी दे रखी है, इधर उनके प्रोडक्ट दे रखे हैं। तो जैसे फर्स्ट कंपनी है ओरेकल ने जो DBMS बनाए हैं वो 8i, 9i और 10G, ठीक है। IBM है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसके द्वारा बनाए गए हैं DB2 और यूनिवर्सल सर्वर। माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है MS एक्सेस और SQL सर्वर जो काफ़ी पॉपुलर है। CBS के द्वारा बनाया गया है एडेप्टिव सर्वर और इन्फॉर्मिक्स कंपनी के द्वारा बनाया गया है डायनेमिक सर्वर। तो ये कुछ कंपनी है इस साइड में और यहाँ पर उनके प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो DBMS बनाए गए हैं कंपनी के द्वारा वो दिए गए हैं। और इन सब से अलग एक होता है MySQL, ठीक है। MySQL है, यह एक सा DBMS है जो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर DBMS है। ओपन सोर्स होने का मतलब है आप इसको काम में फ्री में ले सकते हो, आप इसको कहीं से भी जो इंटरनेट है वहाँ से इसको डाउनलोड करके डायरेक्ट काम में ले सकते हो। इसके सोर्स कोड हैं, ओपन सोर्स का मतलब है किसी भी सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड हैं वो फ्री में प्राप्त होना। तो ये MySQL है, काफ़ी पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है और ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। थैंक यू।